हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक ऑन स्टडीज कॉलेज। अब कॉमर्स को बना दें बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बीओपी चैप्टर। इस वीडियो के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंट्स का सिलेबस और इंडियन इकोनॉमी साइमल्टेनियसली। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? आपको ये कंपोनेंट्स आ जाए तो भी आप यही आंसर लिखोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो भी आपने यही आंसर लिखना है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम बात करें कंपोनेंट की और स्ट्रक्चर की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट टोटल? टू कंपोनेंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में क्या होता है और कैपिटल अकाउंट में क्या है, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट। जैसे हमारा जो अकाउंट होता है, जब हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, वैसे ही बीओपी का भी एक करंट अकाउंट होता है। अब उस करंट अकाउंट में क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? इट रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शंस, वो सारे ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है which are related to export imports of goods and services, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं। किसके? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी एंड सर्विसेज भी। याद रखना, हम बीओपी पढ़ रहे हैं तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होंगी। जब हम बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स को ही इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया हुआ है। उसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड पेमेंट होती हैं, चाहे मैं यहां से दूसरी कंट्री को करूं या बाहर से कोई मुझे करे। ठीक है, तो वो सारी चीजें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहलाती हैं। क्लियर? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मींस जो भी हमने एक फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है उस टाइम पीरियड में कितने हमने एक्सपोर्ट किए हैं, कितने हमने इंपोर्ट किए हैं और हमारी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो थी वो कितनी थी, उन सबको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा करंट अकाउंट कहलाता है। क्लियर? अब कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, जो चीज मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है वही चीज हम इनको पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये डिफरेंस, ये अलग अलग भी आ जाते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, गुड्स को जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितनी हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हमने की हो या हमने किसी को दी हो या बाहर से कहीं से हमें आई हो, तो टू एंड फ्रॉम दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या थी? ट्रांसफर्स, हम गिफ्ट्स ग्रांट्स इंक्लूड कर लेते हैं। इनकम जब हम किसी को रिसीव करते हैं या हम पे करते हैं। क्लियर? फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। जब हम ये चारों कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है दो टाइप से हो जाएगा, या तो वो सरप्लस हो जाएगा या वो डेफिसिट हो जाएगा। हमने पहले पढ़ा है कि सरप्लस का मतलब है किसी चीज का ज्यादा होना, डेफिसिट का मतलब है कि हमारे अकाउंट का कम होना। जब हम बात करते हैं सरप्लस की, तो सरप्लस कब होता है? वो तब होगा जब हमारी जो क्रेडिट साइड है, प्लस वाली जो साइड है वो ज्यादा हो जाएगी। अब
क्रेडिट साइड कब ज्यादा होगी, जब हमारे रिसीट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा है। जितनी चीजें हमारे पास आएंगी, आने वाली चीज को इनफ्लो ऑफ इनकम, जितना पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट्स कहलाते हैं, उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट को हम प्लस से डिनोट करते हैं। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो वो सरप्लस करंट अकाउंट कहलाता है। समझ आई मेरी बात? मैंने कहा जितनी भी इनकम, जितना भी पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, इनकम है, इनफ्लो है, आ रहा है, वो सब कुछ क्रेडिट साइड में नोट किया जाएगा। और अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस होगा। ऑन द अदर हैंड साइड, जितनी भी पेमेंट्स हैं, हम जहां पे पेमेंट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं या कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आउटफ्लो है, जितनी भी आउटफ्लो होते हैं वो डेबिट साइड में नोट किए जाते हैं। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारा करंट अकाउंट क्या होगा, डेफिसिट होगा। जितनी भी हमारी क्रेडिट साइड है, अगर वो डेफिसिट या डेबिट साइड से ग्रेटर होती है तो हमारा जो अकाउंट होता है वो सरप्लस होता है। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो हमारा जो बीओपी है वो क्या होगा, डेफिसिट होगा। मतलब अगर हमारे आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट, अगर हमारे इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस करंट अकाउंट है। क्लियर? करंट अकाउंट क्या है, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिटरी ट्रांजैक्शंस और इनकम रिसीप्ट्स टू एंड फ्रो हम इंक्लूड करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनमें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से अब इसमें एक डिफरेंस है, which causes change in assets and liabilities of the resident of country, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आना शुरू हो जाता है। चेंज हमें नजर आता है, या तो एसेट्स या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, या एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है, या एक इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है, व्हाटएवर। ठीक है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज में हमें चेंज नजर आता है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? तो इट हैज टू पर्पस, फाइनेंस डेफिसिट, ओके, सेकंड इज एब्सॉर्ब सरप्लस। अब इसका मतलब क्या है? जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट का जो स्टेटस आता है, अगर तो वो डेफिसिट में आ जाता है, मींस हमारे सारे आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, हमारा जो करंट अकाउंट है अगर वो डेफिसिट आता है तो ये कैपिटल अकाउंट क्या करता है, उसको फाइनेंस करता है, इस डेफिसिट को पूरा करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज एब्सॉर्ब सरप्लस का मतलब, अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो हम ये सरप्लस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, इस सरप्लस को एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या करता है कि वो बैलेंस देखता है करंट अकाउंट का, कि अगर डेफिसिट है तो फाइनेंस कर देगा, अगर सरप्लस है तो इसको एब्सॉर्ब कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे हमने इसमें 4 कंपोनेंट पढ़े थे, इसमें अगर हम देखें तो 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट देखते हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग। बोरोइंग एंड लेंडिंग का मतलब है या तो मैंने बाहर की कंट्री से बोरो किया हो या मैंने बाहर की कंट्री को लेंड किया हो मनी। तो जब हम बोरोइंग करते हैं या लेंडिंग करते हैं तो वो क्या कंपोनेंट कहलाता है, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब जो इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो या फिर बाहर की कंट्री में की गई हो,
मतलब हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, टू एंड फ्रॉम जो भी इन्वेस्टमेंट है अब्रॉड में, तो वो भी कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का कहलाता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, सॉरी करंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे है? जितनी भी बोरोइंग है, बोरोइंग वो कहाँ लिखी जाती है? सरप्लस, क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। क्रेडिट साइड का मतलब है बोरो किया है, पैसा हमारे पास आ गया, मैंने बाहर से पैसा मंगवाया, बोरो किया, तो इनफ्लो हुआ ना पैसे का, तो जितनी भी इनफ्लो होती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है मैंने रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड, मतलब मैंने किसी को पेमेंट दी हुई थी, मैंने किसी को लोन दिया था, उसने अब वो रीपे कर दिया, तो मुझे वो सारा पैसा रिसीव हो गया, तो रिसीव हुआ, इनकम हुई, तो हमने इसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें लेंडिंग की, तो जितनी भी लेंडिंग है, जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी साइड से पैसा बाहर जा रहा है, और रीपेमेंट मेड, मैंने शायद कहीं से बोरो किया था जो पैसा, अब मुझे वो पे कर रहे हैं, तो मैंने वो सारा पे कर दिया, तो मेरी तरफ से तो पैसा बाहर चला गया ना। तो अगर मैं रीपेमेंट करती हूँ लोन की या मैं लेंडिंग करती हूँ, तो वहां पे क्या होता है? आउटफ्लो होता है पैसे का। आउटफ्लो होने की वजह से हम उसे डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। क्लियर? अब ये सरप्लस और डेफिसिट का क्राइटेरिया सेम है। अगर हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट से तो सरप्लस, अगर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट देन डेफिसिट कहलाएगा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है इतना? अब हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड है? बोरोइंग और लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ये तो बोरोइंग और लेंडिंग का तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो मेन चीज आती है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइप की होती है? तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो दो टाइप की होती है। अब वो कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट इज एफडीआई एंड सेकेंड इज एफआईआई। नंबर वन, इनकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। पहले देखते हैं एफडीआई। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती हैं, जिसमें एक में डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सेकंड वन इज जिसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट कंट्रोल की, तो उसका एग्जांपल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर बात करें इनडायरेक्ट कंट्रोल की, तो उसका एग्जांपल है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कंट्रोल की या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब है कि मैंने अब्रॉड में लैंड परचेज कर ली, सीधी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई लैंड में, किसी बिल्डिंग में, कहीं पर भी। ओके, कोई एसेट्स में, देखो एसेट्स चेंज हो गए ना जब मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो ठीक, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने डायरेक्टली एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की। अगर बात करूं इनडायरेक्ट की, तो क्या होता है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, हमने परचेज कर लिया बट वो कंपनी तो हमारी नहीं हुई ना, हमारे पास उसके शेयर्स हैं, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आपका इसमें आंसर यही होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, लाइक परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। ओके, तो ये 1 मार्क्स में ही आएंगे, ज्यादा इसको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये सारी जो ट्रांजैक्शन, अब हमने कहा ना कि बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसमें एक चीज याद रखना कि अगर बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट अगर एक पर्सन इंडिविजुअल कर रहा है, मैं कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट
ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मतलब मैंने बाहर अब्रॉड में कोई लैंड परचेज कर ली, या फिर मैंने किसी से बोरो कर लिया, या मैंने किसी को लेंड कर दिया। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट ट्रांजेक्शन, जिसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। अगर ये सारा काम गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट अब दूसरी कंट्री गवर्नमेंट को पैसा लेंड कर रही है या उससे बोरो कर रही है, तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, मतलब गवर्नमेंट की साइड से हुई तो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, इंडिविजुअल ने की तो प्राइवेट ट्रांजेक्शंस। क्लियर है इतना? ये था हमारा बचा कुचा जो टॉपिक था बीओपी का। इसके साथ हमारा बीओपी जो चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो चुका है। हमने जो भी आज टॉपिक पढ़ा है, इस सभी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इवन इस चैप्टर के और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। याद रखना, ये जो टॉपिक है, ये जो हमने आज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक किया, इसमें से ये एग्जांपल्स आ जाते हैं कि बोरोइंग जो है वो किस अकाउंट में इंक्लूड होती है, कैपिटल में या कैपिटल या करंट अकाउंट में, या फिर लेंडिंग कहाँ पर इंक्लूड होती है, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ इंक्लूड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं और करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं। उसके बाद हमने ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कौन सी चीज, जैसे बोरोइंग क्रेडिट साइड में आएगी या डेबिट साइड में आएगी। अगर वो क्रेडिट साइड में आ रही है तो क्यों आ रही है, तो आपने इसका रीजन जो है वो यही लिखना है, क्योंकि इनकी वजह से इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, और डेबिट लेंडिंग की वजह से आउटफ्लो हो रहा है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर होगा, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। और बोर्ड एग्जाम्स एकदम आ चुके हैं, 15 फेब से शुरू हो रहे हैं, तो खूब जी जान लगा के पढ़िए, सो दैट आपके मार्क्स कहीं से भी कटने की गुंजाइश ना रहे। जितने भी डाउट्स आते हैं अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, यूट्यूबर से, कहीं से भी अपने डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंट्स का सिलेबस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।